चलो बेटा पढ़ना स्टार्ट करें। हो गया स्टार्ट। ये यहाँ से तो ऑन है, आवाज नहीं है। कल हम लोगों ने एक नया टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एक ट्रिक बताया था तुम्हें मिल्स याद करने का। सबसे पहले कौन सा सन था? हरियाणा बनने से 10 साल पहले का सन। क्या लिखा था वो? 1956। फिर 1976, 77, 1985, 86, 1991, 2001, 2008 और 9। पहले का क्या ट्रिक था? पा और रो। पा का मतलब क्या था? पानीपत। 76, 77 में दो इकट्ठे बने थे, सोनीपत और करनाल। सोनीपत और करनाल ये चीनी की मिलें हैं। 85, 86 में नई शिक्षा नीति आई और बच्चे जीप में बैठ के कहाँ गए थे? शाहबाद में। और 1991 में दुनिया के लिए हमने कहा भाई हमारा देश खुला है, आओ बिजनेस को बढ़ाओ और हमारी चीज़ें भी बाहर जाएंगी। तो वो मह और के 2001 नई सदी थी, तो हमने खुशी में मिठाई बनाई और हमारी यहाँ फेमस है गोहाना की जलेबी। और बिल्कुल नया बना था असंध, जो कामकाज कौन देख रहा है? हैफेड जो कब बना? 1966 में 1 नवंबर। इस पा का मतलब पानीपत, रो का मतलब रोहतक, सोनीपत, करनाल। इस जी का मतलब जींद, प का मतलब पलवल और मह का मतलब महम, कै का मतलब कैथल। ये हमारी चीनी की मिल्स हैं। 2 शहरों को आप कहते हो शुगर सिटी, इनमें से एक तो रोहतक और एक पलवल। इन दोनों का नाम क्या है? शुगर सिटी बनाने के लिए गन्ना चाहिए। गन्ने का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा यमुनानगर। यमुनानगर का कौन सा इलाका है इसमें? इसमें कोई सा भी यमुनानगर का इलाका नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक गन्ने का प्रोडक्शन ज्यादा है। लेकिन ध्यान से देखो, इनमें से उसको स्पेशल नहीं कहा गया। असंध किसका पार्ट है? और शाहबाद कुरुक्षेत्र का। तो ये पूरी बेल्ट हमारी बहुत बढ़िया प्रोडक्शन करती है गन्ने का। ये हमने कल पढ़ा था। कल हमने लास्ट क्या पढ़ा था? शायद सेकंड पूरा होता, भिवानी पढ़ लिया था ना। पानीपत कंप्लीट हो गया था। पेज नंबर 132, 34। अगला जिला कौन सा दिया हुआ है? ठीक है, पेज नंबर निकाल के थोड़ी देर इसको छोड़ दो। पहले ध्यान से सुनो, समझो, फिर पढ़ेंगे। हेडिंग है यमुना नगर। बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस तो इसके बीच में से ही निकल आएंगे। हमारे यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बड़ी नदी का नाम है यमुना। ये सिर्फ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूरे देश के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका देश टिका हुआ है गंगा नदी। देश की 40% आबादी इस नदी से प्रभावित है, चाहे वो खेती के मैदानों के रूप में हो या यहाँ पे कोई बिजली बनाने का काम हो या किसी भी तरीके से। आप दुनिया की पहली बड़ी आबादी में से एक रिवर के ऊपर 40% डिपेंड करती है आपकी पॉपुलेशन। तो आप सोचो इस रिवर की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है और इस रिवर में कितनी ही ढेर नदियाँ आके मिल जाती हैं, लेकिन उनमें सबसे लंबी नदी का नाम है यमुना। और हम प्राउड से कहते हैं कि हमारी भी सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यमुना। इस नदी की खास बात है, ये 12 मासी है, यानी 12 के 12 महीने इसमें पानी रहता है। और किसी भी नदी के आगे अगर 12 मासी लिखा जाता है तो सीधी इसको जोड़ लेना कि भैया ये नदी कहीं ना कहीं पहाड़ों से, और कैसे पहाड़ों से निकली होगी? जो बर्फीले पहाड़ हैं, क्योंकि बर्फ ही साल भर लगातार पिघल के बारिश पे जो रेन फेड होती हैं वो नदियां साल भर नहीं चलती। तो बर्फीले पहाड़ों से कहीं ना कहीं निकल के यमुना नदी तुम्हारे यहाँ आती है। ये यहाँ से आगे फिर यूपी निकल जाती है, दिल्ली में भी है, फिर यूपी निकल जाती है। तो तुम्हारे यहाँ टोटल मिला के अगर देखें तो 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1376 है या 67 है? 76 है, ठीक है, 1376। कई बार ऐसा होता है कि बहुत दिन हो जाते हैं पढ़े हुए, तो डाटा थोड़ा
डिजिट्स आगे पीछे हो जाते हैं। ये ठीक लिखा है मैंने 1376 इतने किलोमीटर है, पर सारी हमारे हरियाणा में नहीं बहती, हमारे यहाँ यमुनानगर से निकलना स्टार्ट करती है अपने यहाँ एंट्री, और फिर पूरी बेल्ट कवर करती 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 फाइनली एक गांव पड़ता है हसनपुर। कहाँ पड़ता है ये? हाँ, पहले ये फरीदाबाद का पार्ट था, लेकिन अब ये जब से पलवल अलग हुआ इसमें पड़ता है। यहाँ से लास्ट गांव है, और इसके बाद जब ये मुड़ती है तो ये माना जाता है कि भैया अब अगला गांव यूपी का है। कई बार आपने सुना ना बॉर्डर पे गांव है कि एक गांव के बीच में दूरी 1 किलोमीटर, एक लेकिन दिल्ली का गांव है, एक हरियाणा का, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं। तो ये हसनपुर गाँव है लास्ट। हसनपुर आपको हरियाणा के हर जिले में मिल जाएगा। एक हसनपुर फेमस है सोनीपत का, जिसकी आंगनबाड़ी सबसे एडवांस्ड है। ये हसनपुर फेमस है इस यमुना का अंतिम पड़ाव हरियाणा के अंदर। ये नदी हम सब जानते हैं, यमुना इसका नाम इसलिए है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान यम, जो यमराज हैं, ये उनकी बहन है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा यमुना। तो यमुना यम की बहन है, और इतिहास कहता है वैदिक काल की ये सूर्य की पुत्री है। ये देखा जाए तो लॉजिक क्या है, लेकिन फिर भी मान्यता है तो मानते हैं कि ये सूर्य की पुत्री है, यम की बहन है, और भारत की सबसे लंबी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। मैंने भारत की सबसे लंबी में ब्रह्मपुत्र का नाम नहीं लिया क्योंकि वो आपके यहाँ से ओरिजिनेट नहीं होती, वो आती है तिब्बत के आसपास मानसरोवर की झील से। ऐसे ही मैंने इंडस का नाम नहीं लिया, सिंधु का, जबकि उन दोनों की लंबाई ज्यादा है। सिंधु की लंबाई लगभग 2900, ब्रह्मपुत्र की भी लगभग 2900, एक 2880 है, एक 2900, तो 120 किलोमीटर। यहाँ हमें जानने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में मेन बहने वाली गंगा 25-25 किलोमीटर, अगर ये ना मिले तो 25-10 किलोमीटर, कोई सा मिल जाए, 2500 के आसपास का मिलेगा। पहली प्रायोरिटी पर 25-25 याद कर लो कि इसकी गंगा की लंबाई है 25-25। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी की लंबाई है 1376। अब जब ये यमुना नगर था ना पहले, तो लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि यमुना की एंट्री पे इसका नाम बदल दें। इसका पहला नाम आपको मुस्लिम इलाके जैसा लगेगा, और उस टाइम पर इसका नाम हुआ करता था अब्दुल्लापुर। इस नाम की यहाँ मार्केट भी डेवलप हुई थी, बहुत बड़ी मंडी, टिम्बर मार्केट। आज यमुना नगर की बात करें तो अब इसको अब्दुल्लापुर के नाम से नहीं बल्कि यमुना नगर के नाम से जाना जाता है, और इसने अपनी एक पहचान बना ली पूरे भारत में। इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पर भी यमुना नगर, एज सच गुड़गांव जैसा तो नहीं, लेकिन हाँ इसकी चीज़ें बाहर तक एक्सपोर्ट होती हैं। आपके यमुना नगर की सबसे पहली बड़ी पहचान, जैसे पानीपत की रिफाइनरी बड़ी थी, फिर NFL पढ़ा, फिर कैप्टिव संयंत्र पढ़ा, ऐसे यमुना नगर की बात आती पहली चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए शुगर की बहुत बड़ी जो कामकाज है। कौन सी जगह थी वो? सरस्वती लाहौर में एक बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कि भाई चीनी बनाएंगे, इसकी मिल लगाई गई जगह जगह। तुम्हारे यहाँ भी यमुना नगर के आसपास इसका कामकाज हुआ, और एक ज़माना था जब इससे ज़्यादा प्रोडक्शन कहीं भी चीनी का था ही नहीं। तो पहली पहचान तो शुगर, दूसरी पहचान इसकी यमुना नगर की, यहाँ बहुत बड़े लेवल पे जो ये पल्प होता है ना, पल्प पता है, जो लकड़ी को पानी में डुबो देते हैं, और जो उसका ऊपर का ये बार हटा के उसका जो लुगदी जिसको आप बोलते हैं, जिससे कागज बनता है, इसको इंग्लिश में पल्प कह देते हैं। तो जो आपका पेपर का कामकाज है ना, पेपर का, वो इसी से तो पेपर बनता है। पेपर इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पर आपके पूरे देश में पेपर प्रोड्यूस होता है, और क्योंकि दुनिया के दूसरी, अब तो पहली बड़ी आबादी, पढ़ने लिखने का काम, हर चीज़ में कागज़ का इस्तेमाल, तो कागज़ का एक कामकाज आपके यहाँ बहुत पहले से था। इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी जानते हैं कि क्या था ये। आपके यहाँ पंजाब में कोई आदमी था जिसने पेपर के ऊपर कामकाज किया, छोटे लेवल पे, कोई जानता नहीं था। एक बहुत अमीर घराना जिसका नाम था अवंता ग्रुप्स, उन्होंने बहुत, जैसे आज आप अंबानी अडानी का नाम लेते हैं, एक ज़माने में अवंता ग्रुप था। तब हम आज़ाद नहीं हुए थे, हमने आज़ादी से पहले देखो TITS पढ़ा था 1943 में। 1939 में ये क्या नाम था उसका, रामकृष्ण डालमिया सीमेंट। ऐसे ही एक आदमी था। एक तो आपके यहाँ लोकल छोटा सा स्टेशनरी का कामकाज, एक बड़े लेवल पर एक ग्रुप जिसका नाम है अवंता। ये TH साउथ में त के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहाँ त के लिए TH लिखा जाता है, तो अवंता ग्रुप। इसका जो मालिक था उसने सबसे पहले महाराष्ट्र में एक पेपर की मिल लगाई कि जिसमें पेपर बनता था, तो उसने अपना नाम रखा था वहाँ पर ये अपना बल्लारपुर एरिया था बेसिकली, ये बल्लारपुर। तो ये कहाँ पड़ेगा बल्लारपुर का एरिया? महाराष्ट्र। इसने उस मिल का नाम रख दिया बल्लारपुर पेपर मिल्स।
काम बढ़ने लगा, उसने 3 यूनिट कर ली महाराष्ट्र में। जैसे जिसका काम अच्छा चलता है वो काम को हमेशा बढ़ाता है। इसके बाद ये पास में गया, उड़ीसा में इसने अपनी 1 यूनिट और लगाई। फिर इसने जो आज का तेलंगाना उस जमाने का आंध्र प्रदेश था, 1 और यूनिट लगाई, 5 हो गई। साउथ की बेल्ट में ये हीरो बन गया कि भाई सबसे ज्यादा कागज और स्टेशनरी का सामान जो है वो अवंता ग्रुप वाले बनाते हैं। किसी किसी चीज में नाम नहीं हो जाता। जैसे आप लोगों को याद हो ना हो, पहले एक पेंसिल चलती थी HB की, पूरे देश में HB की ही पेंसिल का डंका बजता था। आजकल तो पता नहीं कितनी दुनिया भर की पेंसिल्स आ गई। ऐसे पहले पेन में रेनॉल्ड्स के पेन हुआ करते थे, उसको एक शान माना जाता कि भैया इसके पास रेनॉल्ड्स का पेन है। या 15 रुपए का पायलट का पेन आता था, वो वाइट से ऑफ वाइट से कलर का ना, लिमिटेड थे। आज इतनी दुनिया इन बिजनेस में है कि आप नाम याद ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस जमाने की मैं बात कर रही हूँ 1945, तब तक आप आज़ाद भी नहीं हुए, तब कहाँ कागज़ का और इन सब का नाम था। तो इस अवंता ग्रुप वाले ने बल्लारपुर जो महाराष्ट्र का एरिया था, यहाँ अपनी पहली यूनिट लगा के साउथ कवर कर लिया। भाई उड़ीसा, महाराष्ट्र में 3 यूनिट और तेलंगाना। फिर इसको फील हुआ कि उत्तर भारत में भी कोई बड़ा कोई इस तरह का था नहीं, छुटपुट छुटपुट पंजाब जैसे एरिया में थे, तो क्यों ना मैं वहाँ जाके देखूँ, क्या पता मेरा बिजनेस फैल जाए। और इस तरह इस सीरीज को चलते चलते 1969 में, यानी तब हरियाणा नया नया बना होगा। हरियाणा कब अस्तित्व में आया? 66 में ना। तो तुम्हारे यहाँ बहुत कामकाज नहीं था। 1969 में इस आदमी ने आके यहाँ अप्रोच किया और इसने कहा यहाँ के लोकल मार्केट में किसकी पकड़ मजबूत है। तो बताया कि भाई यहाँ एक बिजनेस छोटा से लेवल पे पंजाब पेपर एंड पल्प, मेसर्स पंजाब पेपर एंड पल्प उसका पूरा नाम था, वो करते हैं। ये जाके उनसे मिला, इसने बताया देखो जी मेरा तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, साउथ में मेरी बहुत मजबूत पकड़ है, अगर आप चाहो, आपको इससे लगता हो कंपनी बहुत नहीं बढ़ पा रही है, इतना आपके पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, मैं इसको एक्वायर कर लेता हूँ, जितनी इसकी कीमत है उससे ज्यादा कीमत आपको दे दूंगा। आपके यहाँ जो कंपनी चल रही थी छोटी सी, उसका नाम था श्री गोपाल। अब एक छोटे से किसी आदमी ने अपना ऐसी कामकाज शुरू किया था, तो उसने श्री गोपाल कंपनी के मालिक को उस जमाने में जो उसकी कीमत थी उससे कई गुना कीमत दी और कहा उत्तर भारत में मेरी 1 यूनिट सेटअप हो जाएगी, मैं इसको एक्वायर करके थोड़ा सा पैसा लगा के जमा जमाया काम चलाना आसान होता है। तो श्री गोपाल की जो कंपनी थी जो पल्प और पेपर का काम करती थी पंजाब की, अब वो किसके हाथ में चली गई? अवंता ग्रुप के मालिक के हाथ में। और अवंता ग्रुप तो पहले से एक्सपीरियंस्ड है, उसने कितनी यूनिट नीचे काम कर रखी हैं। इसने हेडक्वार्टर आपके यमुनानगर में नहीं लगाया, इसने अपना हेडक्वार्टर बनाया जो आज आपका सबसे एडवांस शहर है, जिसे आप कहते हैं गुरुग्राम। तो देखो कहाँ से कहाँ चीजें घूमती हैं। अब्दुल्ला, ये बल्लारपुर कहें तो आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। हेडक्वार्टर कहें तो नाम होगा गुड़गांव। और यूनिट कहाँ लगी हुई है? यमुनानगर। 3 अलग अलग बातें हैं ये। जो यूनिट लगी वो यमुनानगर में, हेडक्वार्टर बना हमारे गुड़गांव में, और असली जो इनकी जड़ें हैं वो कहाँ थी? महाराष्ट्र में। फिर इसका नाम बदल के कर दिया बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो BILT लिख देते हैं, LT का मतलब है लिमिटेड, LT। बल्लारपुर पुराना नाम, बल्लारपुर का एरिया आपके यहाँ नहीं है, बल्लारपुर है महाराष्ट्र में। इंडस्ट्रीज के अवंता ग्रुप के मालिक हैं, इन्होंने दुनिया भर की इंडस्ट्रीज लगा ली। और लिमिटेड कि अब ये लिमिटेड फर्म है, इसके कई मालिक होंगे, इसका पूरा बोर्ड होगा, ट्रस्ट होगा। तो ये इस तरीके से देखो आपके यहाँ बिल्ट का कामकाज चला। बहुत कॉमन शब्द है बिल्ट। अगर आप आज से 20-30 साल पुराने, जो लोग उस जमाने में 30 साल के थे, 35 साल के, आप नाम लेके बिल्ट के बारे में सुना है तो आप देखेंगे कि थोड़े से पढ़े लिखे आदमी ने बिल्ट का नाम जरूर सुना होगा हरियाणा में, क्योंकि बहुत बड़ा कामकाज इन्होंने अपना फैलाया था। इनकी हिस्ट्री समझ में आ गई? इस तरीके से बिल्ट इसको नाम मिला 1975 में। इन्होंने आके एक्वायर किया था सारा कामकाज 1969 में। इन्होंने अपना कामकाज शुरू किया था 1945 में। आपके यहाँ पंजाब में 1929 में छोटे से लेवल का एक कामकाज स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। जैसे आज के ज़माने में कितने गली मोहल्ले नुक्कड़ों में स्कूल चल रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा सुना होगा भी, जैसे सोनीपत में ही हुआ, ऑर्किड करके एक बहुत बड़ी फर्म है जिसने हरियाणा के जो थोड़े दबे हुए टाइप के स्कूल थे, अच्छी ज़मीन थी, ठीक ठाक बिल्डिंग थी, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं थी, टीचर्स का अच्छा स्टाफ नहीं था, उन्होंने आके उनको एक तरह से एक्वायर कर लिया, पैसे दिए, और वहाँ फिर वो अब उनका नाम बदल के भाई फलां ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है। तो ऐसे ही इस ग्रुप ने किया। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, बल्लारपुर की कहानी क्लियर।
इस जो ये बड़ा कामकाज हो गया पेपर का, इसमें पेपर से जुड़ा कामकाज है। यहाँ रिफाइंड ऑयल जो आजकल सबको पता है कि नहीं खाना चाहिए, इससे जुड़ा कामकाज, पेपर की कटिंग की यहाँ मशीनें हैं। तो देखते देखते बिजनेस फैल गया, और जहाँ बिजनेस फैलता है वहाँ रोजगार भी फैल जाता है। तो यमुनानगर में औद्योगिक इकाइयाँ लगने लग गई। यमुनानगर में लोग आके अपनी छुटपुट कंपनी या कोई फैक्ट्री या इस तरह की चीज़ें बनाने लग गए, और इस तरह देखते देखते यमुनानगर एक विकसित जिले की स्टेज पर आ गया। ये थी इसकी दूसरी बड़ी बात। पहली बड़ी बात क्या थी इसकी? अभी क्या बताया था? पहला, सबसे पहले शुगर के बारे में बात की। अब दूसरी बड़ी बात क्या है? बल्लारपुर। तीसरी बात है यहाँ पर जो ये प्रोफेशनली यूज़ करते हैं ना, बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं जो इंडस्ट्रीज़ में काम आती हैं। तो इंडस्ट्रियल गैसेस का उत्पादन करने लग गया आपका हरियाणा का यमुनानगर। इंडस्ट्रियल गैसेस की कीमत ज़्यादा होती है और हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो सकती है। इनका इस्तेमाल सिर्फ इंडस्ट्री चलाने वाले लोग ही करते हैं। तो यहाँ क्योंकि इंडस्ट्री खूब बढ़ रही थी तो किसी ने ये भी एक बिजनेस डाल दिया। यहाँ पे क्योंकि बहुत सारा एरिया जंगल का है, हम सब जानते हैं यमुनानगर में हमारा बहुत बड़ा नेशनल पार्क है कलेसर। इनफैक्ट हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, 2 ही पार्क है हमारे पास, या तो गुड़गांव वाला और या फिर ये। तो हमें दिखता है गुड़गांव की इतनी महंगी जमीन में बहुत सारा एरिया नेशनल पार्क को नहीं देंगे। तो जो ऐसा एरिया था कि जहाँ की कुछ लग ही नहीं सकता, वेटलैंड टाइप का एरिया, जहाँ कीकर ही कीकर थी, जो मिट्टी उपजाऊ नहीं थी, जहाँ की आसपास पिछड़ापन सा था, उसको बना दिया नेशनल पार्क। तो हमारा मेन नेशनल पार्क है कलेसर नेशनल पार्क। एक तो नेशनल पार्क है, उसके बिल्कुल साइड में ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो 2 बड़े जंगल हैं पूरे, और अगर आप यहाँ से कभी गुजरेंगे तो आपको फील होगा कि किसी पहाड़ी इलाके में गए हैं, लगेगा ही नहीं कि हरियाणा में जा रहे हैं। कलेसर में जहाँ जंगल है वहाँ पेड़ होंगे, और पेड़ कभी टूटते भी होंगे, गल भी जाते होंगे, सड़ भी जाते होंगे। यहाँ से लकड़ियों का बहुत कामकाज था। ये तो अब 20-30 साल से हो गया पेड़ नहीं काटना, अदरवाइज पहले पेड़ काटना कोई बुरी चीज़ थोड़ी ना मानी जाती थी। जब तक हमने पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत खराब नहीं किया तब तक तो कोई भी कहीं से भी पेड़ काट लेता था। तो यहाँ बहुत पुरानी, कहते हैं 100 साल से भी ज़्यादा पहले से यहाँ टिम्बर मार्केट डेवलप हो गई थी, और 100 एकड़ के आसपास ये पूरा एरिया था जिसमें ढेरों लकड़ियाँ काट के लाई जाती, जो प्रोफेशनली इस्तेमाल के लिए अलग अलग राज्यों में भेजी जाती थी। तो हरियाणा की एक पहचान लकड़ी टिम्बर मार्केट हो गई, एक पहचान सरस्वती शुगर मिल का एक यूनिट जो मेन तो लाहौर में थी, एक पल्प पेपर मेसर्स पंजाब नाम के शब्द सुने तो कागज़ का नाम कर रहे हैं। कागज़ वालों ने आपके यहाँ की छोटी सी कंपनी को एक्वायर किया था, आपके यहाँ श्री गोपाल नाम से। मेन जो कामकाज था वो कहाँ था? महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, उड़ीसा में। 3 महाराष्ट्र में थी, 1 उड़ीसा, 1 तेलंगाना। तब तेलंगाना आंध्र प्रदेश था। एक आपके यहाँ कैसी गैसेस यहाँ बनती हैं? इंडस्ट्रियल गैसेस, तो जो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो। आया समझ में थोड़ा बहुत? अब इसको थोड़ा सा, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, यमुनानगर में एक एरिया पड़ता है जगाधरी, सुना होगा सबने। जगाधरी को कहते हैं छोटी पीतल नगरी। ब्रास असली तो मेन तो आपका रेवाड़ी में है, लेकिन छोटी पीतल नगरी। जब उत्तर भारत में रेलवे का जोन था तो इसको कहा भाई थोड़ा बहुत कामकाज जो है वो कैसे किया जाएगा। तो रेलवे जोन के कामकाज के लिए इसका मेन तो था अंबाला कैंट, जहाँ वो ट्रेन आके रुकती थी और सारा रीजनल काम था। लेकिन इन ट्रेनों की भाई मरम्मत करनी पड़ जाए, मालगाड़ी की या वैगन, 2 शब्द तुम्हें सुनने में आते होंगे, वैगन एंड कैरियज। ये 2 वर्ड्स हैं। इसका मतलब क्या है? वैगन का मतलब होता है जिसमें सवारी डिब्बा, जिसमें हम लोग बैठ के ट्रेवल करते हैं, तो सवारी डिब्बे को कहा जाता है वैगन। और कैरियज होता है जो क्या होता है? ये मालवाहक डिब्बे होते हैं ना। तो रेलवे काम करता है, कहीं कहीं पे वो सिर्फ वैगन का कामकाज करता है, कहीं कहीं पर सिर्फ कैरियज का, लेकिन अपने यहाँ दोनों हैं। तो हरियाणा के यमुनानगर के जगाधरी में एक वर्कशॉप डेवलप कर दी गई, जहां कोई भी प्रॉब्लम आने पर रेलवे की उत्तरी जोन की यहाँ ले आते उन डिब्बों को या उन इंजन्स को, और यहाँ डिब्बों को मिलनी, इंजन का कामकाज नहीं था, यहाँ आके उनको ठीक करते। 1952 में इसके ऊपर काम कर दिया। तब तक तो हरियाणा का नामो निशान भी नहीं था अलग से, तब ये काम हुआ। 1988-89 का जब बजट आया तो उस जमाने में आपके देश में, क्योंकि केंद्र सरकार कांग्रेस की
एनिवर्सरी थी और कांग्रेस के एक आदमी के बर्थ की 100वीं एनिवर्सरी थी। आप सब जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1989 में उनके 100 साल पूरे होते ना, तो इस टाइम पर सिंधिया परिवार, जो अब जाके बीजेपी में मिल गया है लड़का, ये पहले एक टाइम पर इनके अच्छे खास थे। तो सिंधिया, जो माधवराज सिंधिया, अगर तुमने सुना हो, कई साल पहले उनकी डेथ हुई, वो रेल मंत्री थे। तो उन्होंने सजेशन दिया कि भाई हमारे देश के जो सबसे पहले पीएम थे, 17 बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड जिनके नाम है, पंडित नेहरू के नाम पे ट्रेन चलानी चाहिए। तो वो ट्रेन आप सबको पता है क्या नाम कहलाई थी? वो शताब्दी। और शताब्दी एक्सप्रेस अपने आप में उस जमाने में इसमें ट्रेवल करना मतलब आप एक अच्छी क्लास को बिलोंग करते हैं। इसकी रेल की जो टिकट थी, इसका ट्रेवलिंग का जो खर्चा था, वो लगभग प्लेन की टिकट के बराबर ही बताया जाता था कि इसमें ट्रेवल करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। और जब ये चली थी तो उस जमाने में बहुत लोगों ने सरकार का मजाक उड़ाया था कि जब भारत में चीजें खाने तक को नहीं मिलती तो इतनी महंगी रेलगाड़ियों में ट्रेवल कौन करेगा। लेकिन आज देखो तुम, देश में इनमें रिजर्वेशन नहीं मिलता, ये भरी चलती हैं हर रूट पर। तो इसका मतलब उस टाइम की जरूरत दिख नहीं रही थी, लेकिन आने वाले टाइम की बड़ी जरूरत को पूरा किया शताब्दी एक्सप्रेस ने। इसमें अगर कोई गड़बड़ आ जाए तो इसको ठीक करने के लिए भी कहाँ लाया जाने लग गया? हमारे जगाधरी में जो स्टेशन था, ये लेट चली है, वो पहले से चल रही थी। तो ये 1952 से नॉर्मल ट्रेन का काम करता था। 88-89 के बाद इसने कौन सा कामकाज भी स्टार्ट कर दिया? शताब्दी एक्सप्रेस का। चलो थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, फिर अगले पे पहुंचेंगे। पेज नंबर 134 पर है यमुना नगर। पहले यमुना नदी लिख लो यहाँ, यमुना नगर के पास यमुना नदी, 1376 किलोमीटर, क्योंकि इसका नाम ही उसके नाम से स्टार्ट होता है, 1376। एक आइडिया रखना होता है, इनकेस आ जाए तो हम ठीक ठाक टिक कर दें। 1376 किलोमीटर। पढ़ो अब आगे। औद्योगिक रूप से विकसित है हरियाणा का ये जिला। इसमें लघु, लघु मतलब छोटे, मध्यम मतलब जो मिडिल वाले वो होते हैं, और बड़ी इकाइयां, चेक करना क्या क्या बनता है। चीनी, मशीन के कल पुर्जे, शराब, शराब का जो बिजनेस है ना, इसको डिस्टिलरी भी कहा जाता है, जहां ये बनती और तैयार होती है, डिस्टिलरी। ये लिख लो यहाँ, डिस्टिलरी का बहुत बड़ा कामकाज है यहाँ। अब तो जगह जगह डिस्टिलरी का कामकाज है, पर पहले बड़े लेवल पर यमुना नगर में था। ठीक है, डिस्टिलरी, शराब का। आगे पढ़ना। इन इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करते हैं, विदेशों में भेजते हैं यहाँ बने सामान को, इन मशीनों में बने सामान को। जर्मनी हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, सबको पता होगा जिम्बाब्वे कहाँ है? साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। नेपाल पड़ोस में, दुबई, सीरिया, यूएई, श्रीलंका, केन्या, रूस, दक्षिण अफ्रीका, यानी पूरे धरती के अलग अलग देशों में हमारे कहाँ के बने सामान का निर्यात होता है? यमुनानगर। नेक्स्ट पढ़ो। यमुनानगर को पेपर सिटी, कागज नगर के नाम से भी जाना जाता है। पेपर का असली कामकाज कहाँ से उठ के आया था? हाँ, बल्लारपुर। कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र। कौन से ग्रुप का पैसा है इसमें? अवंता। कितनी यूनिट लगा रखी है? 6 यूनिट लगा रखी हैं। आपके यहाँ जो 3 तो महाराष्ट्र में, 1 उड़ीसा में, 4 हो गई, 5वीं तेलंगाना और 6ठी तुम्हारे यहाँ। पढ़ो ये। बल्लारपुर पेपर मिल लिखा है बिल्ट, बल्लारपुर पेपर मिल 1929 में। ये 1929 वाली आपकी है छोटी सी, या ये महाराष्ट्र वाली है? नहीं, महाराष्ट्र की तो 45 की है, ये तुम्हारे वाली है, जिसका नाम क्या था पहले? श्री गोपाल। पेपर का कामकाज ये टिक कर लो। 1929 में इस मिल की स्थापना मैसर्स पंजाब पल्प, तब तो ये हमारे नाम से तो ऊपर छोटी सी नहीं बनाई थी एक आदमी ने, मैसर्स पंजाब पल्प एंड पेपर मिल अब्दुल्लापुर लिमिटेड। ये यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर क्यों है, समझ में आया? इसका नाम पहले ऐसे ही था, तो जितने उद्योग धंधे लगते उनके नाम में भी था, के नाम से हुई। यहाँ से काम नहीं चलेगा, इसको पूरी डिटेल में लिख लो। पीछे देखो मैप मिलेगा, मैप के पास खूब जगह खाली है, वहां हेडिंग डाल दो। इसके आगे भी मैप है, इससे पीछे भी मैप है 2 पेजेस पर। ऊपर लिख लो साफ साफ BILT, 5-7 बातें हैं बस। BILT, बिल्ट। पॉइंट्स में लिख लेना। फर्स्ट पॉइंट में लिखो बल्लारपुर महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि तुम्हारे यहाँ नहीं है, बल्लारपुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो फाउंडेड इन 1945। कब स्थापित हुई ये बल्लारपुर वाली? 1945। पंजाब की बात नहीं कर रहे, उसकी बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र वाले की। फाउंडेड इन 1945। ठीक है, नेक्स्ट लिखो किसने इस पे पैसा लगाया? लाला करमचंद थापर।
इसी का तो ग्रुप है वो, जैसे अंबानी एक ग्रुप है पूरा, अडानी ग्रुप है, उनके नाम पर। इस आदमी का नाम अलग था, लाला करमचंद थापर। करमचंद थापर, अच्छे कर्म किए थे, काम चल निकला। करमचंद थापर, इन्होंने किस सन में मिल लगाई है? 1945। आज़ादी से पहले इतना पैसा होना दिखाता है कि ये बैकग्राउंड से अमीर था। करमचंद थापर ने 45 में लगाई। यहाँ लिख लो इन्होंने क्या नाम रखा? बल्लारपुर पेपर्स, बल्लारपुर पेपर्स एंड स्ट्रॉ बोर्ड मिल्स लिमिटेड। बल्लारपुर पेपर्स एंड स्ट्रॉ, पाइप वगैरह टाइप की चीजें, स्ट्रॉ बोर्ड मिल्स लिमिटेड। ये बेसिकली छोटे छोटे स्टेशनरी से जुड़े सामान बनाता था। बल्लारपुर पेपर्स स्ट्रॉ बोर्ड मिल्स लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखना पेपर प्लस स्टेशनरी, जैसे पेंसिल बना दी, रबर बना दी, पेन बना दिया, ये काम था इसका, पेपर प्लस स्टेशनरी। अब अपने बारे में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो 1969। 1969 श्री गोपाल पेपर्स मिल, श्री गोपाल पेपर्स मिल वॉज मर्ज्ड, मिला दी गई, वॉज मर्ज्ड विद, किसके साथ मिला दी ये? हाँ, अवंता ग्रुप की। क्या नाम था अवंता वाली का? क्या लिखा था? बल्लारपुर पेपर्स एंड स्ट्रॉ बोर्ड मिल्स लिमिटेड। ये लिख लो 1969 श्री गोपाल पेपर मिल्स लिमिटेड यमुनानगर मिला दी गई, किसके साथ? बल्लारपुर पेपर्स के साथ। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो 1975 नाम पड़ा BILT। उससे पहले तो ये क्या नाम से खोल के बैठे थे पंजाब वाले? श्री गोपाल। वो अपना काम कर रहे थे, उसे स्ट्रॉ और उन सबका लंबा चौड़ा। इसके बाद उन्होंने भी नाम बदल लिया। क्या नाम किया? 75 में लिख लो बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1975। यहीं लिख लो अवंता ग्रुप। अब ये पूरा ग्रुप बन गया था बड़ा, अवंता ग्रुप, ठीक है। यहीं लिखना 6 यूनिट हैं, अभी प्रेजेंट में 6 यूनिट हैं इनकी। 3 महाराष्ट्र, 1 उड़ीसा, 1 तेलंगाना और 1 हरियाणा के यमुनानगर में। 6 यूनिट, 3 महाराष्ट्र, 1 उड़ीसा, 1 तेलंगाना और 1 यमुनानगर हरियाणा। अब वो पूछेंगे बल्लारपुर इंडस्ट्रीज का तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हाँ, ये भी लिख लो, हेडक्वार्टर गुड़गांव। अब हमें इनके अपना जिला याद रखना है, बाकी राज्य एक आइडिया रख लेना, क्योंकि पेपर थोड़ा टफ बनाने की कोशिश करेंगे। सारे क्वेश्चंस कितनी बार पूछेंगे? आसान आसान 50 बार आ चुके। तो कितनी यूनिट है इस बल्लारपुर वाले की? 6। उत्तर भारत में कौन सी यूनिट है इसकी? हम। बाकी सारी कहाँ हैं? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में और तेलंगाना में। आपके यहाँ कौन सा छोटा सा ग्रुप काम कर रहा था? श्री गोपाल। वो श्री गोपाल वाला कब से काम कर रहा था? 1929। इसका मतलब पंजाब वाले ने पैसा पहले लगाया। इसने कब पैसा लगाया? अवंता वाले ने, हाँ, थापर ने 1945 में। फिर ये आपके यहाँ कब आया? 1969। फिर इसने नाम कब बदला? 1975 में इसने नाम बदल दिया। वापस आ जाओ पेज के ऊपर। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम्हारे नंबर ना कटें। बल्लारपुर से जुड़ा क्वेश्चन हर तरीके से तुम कर सकते हो, चाहे वो 29 पूछे, 45 पूछे, और कौन से सन याद रखने हैं? 69 और 75। 1929 में क्या हुआ था? श्री गोपाल ने मेसर्स पंजाब पल्प एंड पेपर नाम से एक यूनिट, छोटी सी यूनिट लगाई अपने घर के पीछे ही। फिर उसको 1929 से 1945 में किसने पैसा लगाया? अवंता ग्रुप में। क्या नाम था उस आदमी का? लाला करमचंद थापर। उसके कर्म अच्छे थे, उसका काम चल गया। उसने पहली यूनिट कहाँ लगाई थी? अब्दुल्लापुर में। अब्दुल्लापुर नहीं, सॉरी, क्या नाम है? बल्लारपुर। कहाँ है बल्लारपुर? महाराष्ट्र। फिर उसने महाराष्ट्र में काम बढ़ा के कितनी यूनिट बनाए? 3। फिर वो गया उड़ीसा, फिर तेलंगाना, और फिर कहाँ आया? हरियाणा। हरियाणा में वो कब आया? 1969। पहले से चलते श्री गोपाल के 1929 के बिजनेस को उसने एक्वायर कर लिया पैसा देके, और फिर 1975 में उसने अपना नाम बदल दिया। क्या कर लिया? बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हाँ, यूनिट कहाँ है?
यमुनानगर, और जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? बल्लारपुर, जो कि महाराष्ट्र में। तो इसका पूरा बैकग्राउंड हमें क्लियर है। चलो अब वापस आ जाओ अपने टॉपिक पर, यमुनानगर। तो अब दोबारा पढ़ के देखो, बल्लारपुर बिल्ट। अगर पूछे बिल्ट को नाम कब मिला, BILT 1975, लेकिन काम कब से चल रहा था? 1945। हमारा छोटे लेवल का काम 1929 से। पढ़ो अब, बल्लारपुर बिल्ट पेपर मिल, 1929 में इसकी स्थापना मेसर्स पंजाब पल्प एंड पेपर मिल अब्दुल्लापुर के नाम से हुई, लेकिन फिर ये बहुत जल्दी एक्वायर कर लिया। किस सन में? 1969 में। अब पढ़ना आगे। वर्तमान में इस मिल में 7 पेपर मशीन है। ये कोई पूछने नहीं वाला, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। 2 कटिंग प्लांट हैं, 3 लैमिनेशन मशीनें हैं और एक आधुनिक CSC प्लांट है। यानी ये कामकाज होता है स्टेशनरी का, कागज का और इस तरह का। आगे पढ़ो। इस मिल में वनस्पति घी बनता है, ये टिक कर लो। वनस्पति घी भी, रिफाइंड तेल भी, कॉस्टिक सोडा, लिखने और मुद्रण करने के कागज का उत्पादन। तो हरियाणा में कागज आते ही यमुनानगर में पहुंचना है। नेक्स्ट चेक करना, यमुना गैसेस लिमिटेड। कैसी गैसें यहाँ पर? औद्योगिक, उद्योगों में काम आने वाली। तो औद्योगिक गैसों के उत्पादन में इसकी स्थापना टिक कर लो, सन 1973। 75 में तुमने नाम क्या किया था? बिल्ड। उससे पहले 69 में क्या हुआ था? एक्वायर। उसी बीच में, एक्वायर होने के बीच में ये बन गई थी 73 में, गैसेस वाला। इसको डबल टिक कर लो, 73। 88 में इसका नाम बदलकर यमुना गैसेस और केमिकल्स लिमिटेड कर दिया गया। फिर पढ़ना, इस कंपनी ने 1975 में औद्योगिक गैसों के उत्पादन में अग्रणी, 73 में बनी है और 2 साल बाद नंबर 1 थी ये पूरे देश में, 75 में। नेक्स्ट पढ़ो, सरस्वती शुगर मिल। ये आपके यहाँ की यूनिट है या लाहौर की है? वो तो हम अलग हुए तब जाके हमें मिली। पढ़ो, सरस्वती शुगर मिल की स्थापना 1933 में, आज़ादी से बहुत पहले, लाहौर में की गई थी। यमुनानगर में स्थापित ये मिल सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट लिमिटेड की एक इकाई है। यहाँ टिक कर लो, यमुनानगर वाली सरस्वती। अब सरस्वती के बारे में क्या जानते हैं हम? सरस्वती कब लगी थी ये? 1933 में। और अब इसका नाम क्या है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सरस्वती वाली का? अब तुम्हारे यहाँ नोएडा में। लिख लो इसके बारे में, पिछले पेज पे फिर से हेडिंग डाल दो। एक कुछ नहीं है, 2-3 पॉइंट है इसके। लिखो सरस्वती शुगर मिल्स, क्योंकि एक ही यूनिट है इसलिए पॉइंट भी ज्यादा नहीं है। सरस्वती शुगर मिल्स, फर्स्ट पॉइंट में लिखो 1933 में बनी, ब्रैकेट में लाहौर में लिख लेना। हेडक्वार्टर लिख लो नोएडा। किसी और चीज का हेडक्वार्टर भी नोएडा में कुछ था, क्या था? तुम्हारे यहाँ पे जब NFL आया 5 साल बाद आया था। तुम्हारे यहाँ कब आया था? 1979। इससे पहले कहाँ था ये? 1974 में। कहाँ शुरू हुआ था? नोएडा में। तो ऐसे ही ये नोएडा लिख लो, हेडक्वार्टर नोएडा। अब इसको लाहौर तो नहीं देखता होगा, क्योंकि कामकाज मेन शुरू किसने किया था? लाहौर की बेल्ट में। वो चला गया पाकिस्तान। तो अब ये किसको सौंप दिया वो लिख लो। लिखो अब इंडिया शुगर एंड जनरल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। इंडिया शुगर, क्योंकि अब भारत का है ना ये। इंडिया शुगर एंड जनरल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ये देखती है। तो सरस्वती शुगर मिल अब लाहौर से संबंधित नहीं है, अब उसको देख रही है ISG और बीच में एक और भी है EC, इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। ये हो गया। ऐसे भी जानबूझ के फंसा देंगे। हेफेड वाली अलग से याद करनी है। कौन सी है? असंध। बाकी सबको देखता है चीनी मिल प्रसंग, बनाया था ना हमने अपनी चीनी। और पूछ लेंगे सरस्वती शुगर मिल को कौन संभालता है? तो इसको संभालता है ISGEC। I का मतलब इंडिया, S का मतलब शुगर, G जनरल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। तो 3 अलग अलग बातें हैं। असंध वाली अलग के हाथ में, पुरानी सरस्वती वाली का अलग मैनेजमेंट है, और पूरे हरियाणा की चीनी मिलों को संभालता है अलग प्रसंग। चलो वापस आ जाते हैं चीनी मिल पर। तो 1933 में लाहौर, ये पढ़ लिया हमने। मिल की स्थापना सरस्वती। नेक्स्ट पढ़ो, इस चीनी मिल को देश की पुरानी 410 चीनी मिलों में से सर्वाधिक, टिक कर लो ये, सर्वाधिक गन्ना पिराई की क्षमता, सबसे ज्यादा इसने गन्ने का इस्तेमाल करके चीनी बनाई थी, उसके लिए इसको अवार्ड भी मिला था।
नेक्स्ट टिक करना, रेलवे कैरेज एंड वेगन वर्कशॉप। बताओ कैरेज किसका डिब्बा होता है, वेगन किसका होता है? हाँ, एक में सामान और एक में इंसान बैठ के जाते हैं, वो एक साथ ही कर दिया। कैरेज एंड वेगन की स्थापना 1952, इसका सन पूछ लेते हैं बहुत बार, 1952। 50 में एक कंपनी ने साइकिल बनानी स्टार्ट की थी, एटलस। तब तक हरियाणा अलग नहीं था, 52 में ये शुरू हो गया। टिक कर लो, 52 में। बस पढ़ो इसको आगे। 3 कोचिंग स्टॉक यूनिट, 9 गुड्स स्टॉक यूनिट। तो कोचिंग वाला मतलब जिसमें एक कोच बनेगी बैठने की, और गुड्स मतलब वो सामान वाली। प्रतिदिन मरम्मत, टिक कर लो, मरम्मत करने की न्यूनतम सुविधाओं के साथ जगाधरी में। नॉर्दर्न रेलवे का था ये, लिख लेना, उत्तर रेलवे का। नेक्स्ट टिक करो, भारतीय रेलवे के अस्तित्व में आने के बाद ये वर्कशॉप उत्तर, दिया ही था वैसे, उत्तर रेलवे के एक भाग के रूप में काम कर रही है। भारतीय रेलवे का एकमात्र वर्कशॉप है जहां शताब्दी एक्सप्रेस कब चलनी स्टार्ट हुई थी, ये कब, 1988-89, लिख लो यहाँ। 100 ईयर्स पूरे हुए थे किसके बर्थ के? हाँ, तो ये पूरा साल फिर खुशी मनाई कि भैया हमारे देश के पहले पीएम की जन्म शताब्दी है, 100 साल हो गए। 1988 से 89 के बीच में पूरा साल मनाते हैं ना, जैसे अमृत महोत्सव नहीं मोदी जी ने पूरा साल मनवाया था, ऐसे ही है। नेक्स्ट है टिम्बर मार्केट। टिम्बर मतलब लकड़ी, लकड़ियों का। इतनी लकड़ियां कैसे आई यहाँ? जंगल का एरिया, बहुत बड़ा एरिया। चेक करो, टिम्बर, लकड़ी का बाजार। 1947 से पहले ये लकड़ी मंडल अब्दुल्लापुर के नाम से प्रसिद्ध था। यमुनानगर का पुराना नाम भी क्या था? अब्दुल्लापुर। लगभग 100 एकड़ में विस्तृत इस मंडी में सागवान, पेड़ों के नाम टिक कर लो, सागवान का, शीशम का, कीकर का, चीड़, सफेदा और आदि लकड़ियों का व्यापार। आपके पूरे हरियाणा में एक सिर्फ सिंदूर का पेड़ मिलता है एक जगह, और वो कलेसर है नेशनल पार्क। सिंदूर पता है ना, वो लाल सा जो होता है, उसकी पत्तियां, फ्लावर निकलता है इसका, उस फ्लावर को पीस लेते हैं, उससे वो सिंदूर जो सिर में नहीं लगाते सिंदूर, वही वाला। यहाँ लिख लो, लिखो कलेसर में सिंदूर का पौधा। तो पूरे हरियाणा में सिंदूर का पौधा सिर्फ कलेसर नेशनल पार्क में है। इस कलेसर के ही कारण यहाँ बहुत पहले से टिम्बर मार्केट था, जिसका नाम क्या था पहले? अब्दुल्लापुर, क्योंकि पहले इसका नाम भी अब्दुल्लापुर था। नेक्स्ट पे आ जाओ, सिरसा। सिरसा किस चीज में नंबर 1 था? एरिया में, गाय में, फल में, सब्जी में, है ना, कई चीजों में नंबर 1। किस चीज में कम था सिरसा? टोटल प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने आदमी रहते हैं कितने थे? सबसे कम थे। सबसे ज्यादा कितने थे? ये कहाँ थे? ये थे फरीदाबाद में। सेकंड नंबर पे था गुड़गांव, जिसमें 1206 या 4 के आसपास था, आधा हो गया था लगभग, वो 2400, ये 1200, ये सबसे कम था। सिरसा में उद्योग धंधे किस चीज पर आधारित लगाना आसान है बताओ? अगर गेहूं में नंबर 1 बता रहे हैं, सब्जी में, फल में, तो किस चीज के उद्योग धंधे लगेंगे? कृषि आधारित। पहले यहाँ ज्यादा इकाइयां नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ ढेर बिजनेस यहाँ भी स्टार्ट हो गया। बाकी ऐसा नहीं है जैसा कि सोनीपत का एरिया या जो भी हम पढ़ रहे थे यमुनानगर, पर ठीक है, इसमें भी प्रोडक्शन अच्छा है हर चीज का। सिरसा टिक करो। 1975 में इस जिले का गठन, बताओ इसकी कौन सी डेट चलेगी? एक 1 सितंबर और एक 26 अगस्त, दोनों नहीं देंगे वरना बच्चे फिर केस कर देंगे। लिख लो यहाँ, 1 सितंबर 1975 और 26 अगस्त 1975। अगर फिर भी मूर्ख कोई पेपर डिजाइन करे तो पहली प्रायोरिटी 1 सितंबर रखना, क्योंकि गूगल पे हर जगह तुम सर्च करोगे 1 सितंबर मिलेगा। ठीक है, पढ़ो अब। 1975 में गठन के समय, बस पढ़ेंगे सिर्फ इसको, 483 लघु औद्योगिक इकाइयां, 2 मध्यम, 1 बड़ी थी। वर्तमान में सिरसा में 6000 से ज्यादा इकाइयां हैं। अंडरलाइन करना, जिले में कृषि आधारित उद्योगों हेतु काफी संभावना है। क्यों कृषि की संभावना ज्यादा क्यों है? क्योंकि गेहूं में, फल में, सब्जी में, लिख लो ये बात, जहां जो होगा वैसा ही बिजनेस चलेगा ना। गेहूं, फल, सब्जी में फर्स्ट है ये, इसलिए यहां कामकाज ज्यादा है इस चीज का। इसके बाद आ जाओ अंबाला। अंबाला को थोड़ा सा पहले सुनना और समझना पड़ेगा, क्योंकि कामकाज अच्छा है अंबाला में। ये पंचकुला कब बना था? 15 अगस्त 1995। इससे पहले ये किसका पार्ट था? अंबाला का। आज पंचकुला की जो खासियत है, एक जमाने में किसकी खासियत थी? अंबाला। और अंबाला हरियाणा नहीं, देश में नाम था इसका। एक तो सबसे पहला कारण अंबाला के फेमस होने का, क्या बनती थी यहाँ? हाँ, बहुत सारे मिक्सर, ग्राइंडर और जूसर ये बनते थे यहाँ। मिक्सी सिटी कहलाया।
ये तो फिर भी थोड़ा छोटा था, क्योंकि मिक्सी जो थी वो बहुत सारे घरों में इस्तेमाल लेटर स्टेज में हुई, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान थी उस जमाने में HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। इसकी कहानी आपने सुनी होगी, पर फिर भी एक बार फिर जान लो, ताकि अब मैं अगले साल तक दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी ये। इस साल इतना ढंग से पढ़ लेना कि जितने पेपर उनमें तुम्हें ये सब बातें याद रहे। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, और 2 चीज़ों में इन्होंने अपना काम धंधा जमाया था। एक तो वॉचेस में, घड़ियों में बहुत बड़े लेवल पर, और एक इनके फेमस थे ट्रैक्टर। आज ट्रैक्टर का नाम आते तुम्हें फरीदाबाद याद आता है ना, एस्कॉर्ट्स, आइसर, लेकिन हमेशा से एस्कॉर्ट्स नहीं था वो भी 60s में, नो डाउट 61 में आ गया था, लेकिन इनका नाम बहुत पहले से बड़ा था। HMT के ट्रैक्टर और HMT की घड़ियां, ये जिस जमाने में स्टार्ट हुए ना, उस टाइम पे नेहरू तुम्हारे PM थे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा ये घड़ी वड़ी कौन बांधेगा इंडिया में, घड़ी की क्या कीमत, क्योंकि यहाँ कोई भाई खेती करने वाले आदमी को आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में करना क्या है। वो 4:30 उठे और 4:40 पे उठे, ज्यादा फर्क थोड़ी ना पड़ना, या 4:20 पे उठ जाए। लेकिन कामकाजी आदमी जो नौकरी पेश है, उसके लिए 1-1 मिनट कीमती होता है, जिसने ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है। तो लोगों ने मजाक उड़ाया इंडिया ये क्या करेंगे, यहाँ खोल भी कहाँ रहे हैं, हरियाणा, जहाँ लोगों को कोई मतलब ही नहीं है घड़ी से। तब उन्होंने कहा था कि नहीं, लोगों को पंचुअल बनाने के लिए बहुत आगे जाके इस चीज़ की इंपॉर्टेंस तुम्हें समझ में आएगी कि घड़ी के बिना जिंदगी में पंचुअलिटी नहीं आती। तब लोग हंसे थे, लेकिन नेहरू की ये बात आज सच में देखो कितनी कीमती है। तुम हर आधा घंटा नहीं पकड़ते, तुम टाइम देखते रहते हो। टाइम देखना इंसान की फितरत बन गई। तुम रात में सोओगे ना, रात में तुम्हारी आंख खुल गई, तब भी सबसे पहले तुम वो अपना मोबाइल में देखो कौन सा टाइम क्या हुआ है। तो अब देखो ये कितनी आदत पड़ गई, जो उस जमाने में लग रहा था कि टाइम की ज़रूरत क्या है जानने की, अंदाजे से टाइम का उससे काम चल जाता है। जब इस फील्ड में सबसे पहले घड़ियां बनाई गई, तो घड़ियां इनकी पुराने ज़माने की पहली घड़ियां थी, पर उस टाइम तो वो सारी एडवांस थी ना, तो बहुत जल्दी पढ़े लिखे लोगों में फेमस हो गई। उसमें वो चाबी भरने वाला सिस्टम था, ऐसे बाहर को खींच के चाबी भरते थे। तो शादी ब्याह में सबसे पहले इसका चलन चला था कि जो दूल्हा होगा उसको लड़की के पिताजी या भाई जो है वो घड़ी उसको पहनाएंगे। तो तब ये ट्रेंड चला। देखते देखते उस टाइम हमारी आबादी 50-60 करोड़ थी। कहते हैं करोड़ इतनी बड़ी आबादी पे घड़ियां अगर हर दूसरा तीसरा आदमी पहनने लग जाए तो फिर कई करोड़ घड़ियां बनानी पड़ेंगी, इसका मतलब बिजनेस अच्छा होगा। तो वहां से ये ऐसी सीरीज पकड़ी कि जिसके घर में शादी ब्याह होते वो घड़ियां जरूर देने लग गया। इसका बिजनेस चल पड़ा। पढ़ा लिखा समाज घड़ी की कीमत पहचान गया। शादी ब्याह में अब जो कोई अनपढ़ भी है तब भी उसको घड़ी मिल रही है, तो घड़ियों का बिजनेस चल पड़ा, बहुत बढ़िया चला। और इंडिया की नंबर 1 घड़ी एक ही कंपनी घड़ी बनाती थी, वही चल रही थी HMT। सब ठीक ठाक था। 1970s और 80s में जितने शादी ब्याह हुए होंगे ना, यानी मेरे फादर की शादी के, मतलब तुम ये लगा लो तुमसे और 40 साल बड़े, अब मेरे फादर 68 के हैं, उस जमाने में जितने शादी ब्याह थे सबको HMT की घड़ी मिलती थी। और HMT का सारा कामकाज कहाँ था? हमारे अंबाला। तब तक पंचकुला नहीं बना था। इन घड़ियों को टक्कर दी टाटा इंडस्ट्रीज आ गई। टाटा तो बहुत बड़ा नाम है, आज टाटा देखो कितना बड़ा नाम है। टाटा ने इनको टक्कर दी और टाटा ने कहा हम भी घड़ियों के फील्ड में आएंगे, लेकिन वो लेट आए, वो आए 1980s में। तब तक इनको काम करते करते 10, 20, 30 साल बढ़िया निकल गए थे। 10 साल 15 साल तो उन्होंने बहुत राज किया अकेलों ने। फिर टाटा ने कहा हम भी अपना ब्रांड लेकर आएंगे। कौन सा? टाइटन। टाइटन आज भी जिंदा है, आज भी चल रही हैं टाइटन वॉचेस। ये लेट आई थी, HMT पहले आ गई। HMT को बहुत कहा लोगों ने कि आपकी घड़ियां ना आउट ऑफ ट्रेंड जाएंगी, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी पे घड़ियां ला रहे हैं। HMT अपनी बातों को अनसुना करती रही, और जिसने समय पे सही डिसीजन नहीं लिया वो गायब हो जाता है। आज HMT मार्केट से गायब है। टाइटन आई, टाइटन ने देखा कि यार ये घड़ी ऐसे चाबी भरना वरना बड़ा मुश्किल काम है। उन्होंने उसको कुछ आसान बनाया। आदमी ना आसान चीज को जल्दी कैच करता है और उसको अच्छा भी लगता है। अब तुम्हारे मोबाइल में टाइम है तो तुम देखो घड़ियां नहीं बांधते, कोई स्टाइल मारने के लिए बांधे, लेकिन बाकी घड़ी कोई जरूरत नहीं है अब। एक जमाने में मोबाइल क्यों एकदम उठते ही सीधे ऑन किया, लाइट के साथ टाइम दिख गया। पहले क्या था, घड़ी तुम उठा के रात में पहले लाइट जलाओगे, फिर देखोगे 2:30 बजे है। अब तुमने एक साइड से बटन दबाया, लाइट जली, 2:30 बज गए, पता चल गया। तो टाइटन ने कहा कि हम ना तकनीक बदलेंगे और इस HMT को मार्केट से गायब करेंगे, हम यहाँ राज करेंगे। ऐसा ही हुआ। टाइटन धीरे धीरे लोगों की फेवरेट बन गई। लेकिन फिर जब ये 1991 में विदेशी आने लग गए, तो आप जानते हैं आज इंडिया में जो थोड़ा सा भी अफोर्ड कर सकता है कि भाई 50,000 या 60,000 या लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, फिर तो कोई रेंज है ही नहीं। वो बेहतरीन घड़ियां लाखों लाखों रुपए की मिलती हैं। लेकिन हम अपनी बात करें तो हमारे यहाँ बस 2 ही घड़ियां चली थी, या तो HMT की या तो टाइटन की। दूसरी चीज़ है ट्रैक्टर।
ये भी इन्होंने बहुत बढ़िया चला है। एचएमटी का ट्रैक्टर खड़े होने का मतलब था कि आपका घर बहुत तगड़ा घर है। ट्रैक्टर ज्यादा कहाँ बिकेंगे, या तो पंजाब में, या तो हरियाणा में, या तो यूपी में, इनमें बिकेंगे ना। तो हमारे यहाँ ट्रैक्टर खूब बिका, इसका एचएमटी का ट्रैक्टर। लेकिन समय के साथ साथ फिर वो हर नंदा और यूडी नंदा, नंदा अमीरों का परिवार था, इन्होंने अपनी यूनिट कहाँ बना दी, फरीदाबाद में। फिर ये कंपटीशन में उतरे, इनका फार्म ट्रैक जो था एचएमटी के ट्रैक्टर पे धीरे धीरे भारी पड़ने लगा, और आज आप जानते हैं एचएमटी के ट्रैक्टर हैं ही नहीं। अब तो ये बंद पड़ी है यूनिट कितने दिनों से। 2016 के बाद तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ। 8 साल 7 साल से तो कुछ भी, यहाँ कोई भी आदमी नहीं रहता, ताला जड़ा हुआ, बिल्कुल जंग लगा गेट है। और आपको देख के लगेगा कि कभी इसने भारत पे राज किया था 2 फील्ड में। किस किस में, एक घड़ियों में और एक ट्रैक्टर में। तो अंबाला की पहचान था हिंदुस्तान मशीन टूल, सरकारी कामकाज था। आज अगर देखें तो ये पंचकुला का पार्ट है, लेकिन मिक्सी, मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर, ये आज भी किसके नाम से, अंबाला, मिक्सी सिटी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक जितना सामान बनता है, इसमें भी बड़े लेवल पर यहाँ से सामान विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। कहीं लिखते हैं 20%, कहीं लिखते हैं 35%, मतलब एक अच्छा प्रतिशत है। हर साल यहाँ बनने वाले सामान को आप विदेशों तक भेजते हैं। क्वालिटी अच्छी होगी तो ही विदेशी मंगवाएगा, वरना नहीं मंगवाएगा। अंबाला में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले एक बिजनेस बहुत चलता था शीशे का। जो शीशा होता है ना, जगह जगह ये विंडो पेन्स वगैरह में काम आता है, खिड़कियों में नहीं देखा शीशा लगा होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले शीशे का बड़ा कामकाज किस जिले में था, हाँ, लेकिन फिर बाद में आज़ादी के बाद इस पर ज़्यादा कामकाज नहीं हुआ। चलो पढ़ लेते हैं अंबाला। अंबाला देखने में 2 पॉइंट है पर काम का है ये। पहला पॉइंट देखो, हरियाणा का ये जिला दरी, इंजीनियरिंग वस्तुओं, इसको टिक कर लो, इंजीनियरिंग सामान, ठीक है। दरी आती है तो दिमाग में नंबर 1 कौन है, पानीपत, इसलिए दरी की इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्माण, गैस स्टोव, अगली लाइन टिक करना, मिक्सी कम ग्राइंडर, सबके घरों में है मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, सब। मिक्सी तो हर घर में इस्तेमाल, क्योंकि बेसिक जरूरत बन गई, तो वो अंबाला से बनी। वैज्ञानिक उपकरण टिक कर लो, इनके लिए प्रसिद्ध है। देश से होने वाले वैज्ञानिक उपकरणों के निर्यात का अकेले 20%, डबल टिक करना, 20% भाग अंबाला की लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयां। यहाँ अपने आप लिखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले शीशे के उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। सेकेंड WW लिख लो, वर्ल्ड वॉर से पहले शीशे के उद्योग, या शीशा उद्योग लिख लो, कुछ भी, शीशे उद्योग के लिए फेमस था, प्रसिद्ध था, ठीक है। अब एचएमटी किसका माने, अंबाला का या पंचकुला का, अब पंचकुला, क्योंकि पिंजौर में है। तब जब लगा तब किसकी यूनिट थी, हाँ, तब अंबाला की यूनिट थी। इसमें यहीं पे अगले पेज पे हेडिंग डाल दो HMT। जब पंचकुला पढ़ेंगे तो लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहली यूनिट तो अंबाला की थी। HMT सामने लिखो, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिखो। पिंजौर, तो पहले पिंजौर अंबाला का पार्ट था, पंचकुला का पार्ट है पिंजौर। घड़ी प्लस ट्रैक्टर, वॉचेस प्लस ट्रैक्टर, 43 एकड़ में फैला था ये, 43 एकड़, यानी देखो सरकार ने कितनी जमीन बर्बाद कर रखी है। ये क्या था, सीमेंट कॉर्पोरेशन, CCI, कौन सी जमीन ली थी ये, सीमेंट कॉर्पोरेशन ने चरखी दादी का नहीं सीमेंट फैक्ट्री ले ली। कब से पड़ी है वो, 1981 से खाली पड़ी है। अब ये HMT कब से खाली पड़ी है, 2016 से। अब पीछे कह रहे थे कि किसी बिजनेसमैन को दे देंगे, भाई कुछ तो पैसा आएगा, खाली पड़ी में क्या हो रहा है, वेस्ट ही है वो। तो यहाँ लिख लो 43 एकड़ 1963 में लगी थी ये। सबसे पहले घड़ी बनी थी 1963, जबकि टाइटन तो बहुत लेट आएगी। टाइटन कब आएगी, 80 के बाद। तो सोचो 63 से और 80 तक देश में कौन सी घड़ियां अकेली चली हैं, अकेली HMT। तो HMT हर घर में थी। यहाँ लिख लो 1963। इसी में अगला लिखो, ट्रैक्टर की यूनिट लगी 1972 में, घड़ी पहले ट्रैक्टर बाद में। ट्रैक्टर की यूनिट 1972। तुम्हारी वो यमुना गैसेस कब बनी थी, 73 में। तो इसका मतलब ये सब कामकाज चल रहा था तब, डेवलपमेंट का, ठीक है। यहीं लिख लो 2016 से बंद। तो 43 एकड़ बंद पड़ा है 2016 से, जहां पहले घड़ी बनाई गई 1963 में और फिर ट्रैक्टर बने 1972 में। इसके बाद इसी में अगला पॉइंट लिखो,
अच्छा, HMT जो बनी थी, तकनीक किसी से हमने जरूर ली होगी, हम तकनीक तो लेते थे ना। जैसे हमने सुजुकी किससे देखी थी? जापान। हमने होंडा किससे देखी? जापान। अब ये जो घड़ी बनी ना, इसमें भी जापानी कंपनी ने हमें असिस्ट किया। आज जैसे तकनीक में नंबर 1 चाइना है, पहले एक जमाना था जब हर चीज मेड इन जापान, मेड इन जापान, तो जापान की घड़ियों में से भी हमने उठाया था। लिखो यहाँ HMT प्लस जापान की सिटीजन वॉच कंपनी, उनकी कंपनी का नाम था सिटीजन वॉच, नागरिकों की घड़ी, सिटीजन वॉच कंपनी जापान की थी। इन्होंने 1961 में कोलैबोरेशन कर लिया था, यानी जब यूनिट खोली। कब खोली थी वो घड़ी वाली? 1963 में। तो 2 साल पहले पूरा समझा काम धंधा कैसे जमेगा, क्या तकनीक, कैसे बनेंगी घड़ियां, 1961 में। इसका मतलब तकनीकी मदद किसने की? हमारी जापान। जापान देखो कितना काम किया इसने हमारे लिए, घड़ियों में हमारी मदद की, और बाइक्स में इसने हमारी मदद की, और गाड़ियों में। इन 3 चीज़ों में इनसे देश समाज बहुत आगे जाता है। तो 1961। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो 1970-80 में घड़ियों की नंबर 1 कंपनी थी ये, इसकी टक्कर में कोई नहीं था। 63 से लेके 80 तक अकेली ने राज किया। जितनी बिकती घड़ी, घड़ी का मतलब ही था HMT की घड़ी, 80 तक। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो 1980s में, 80 के दशक में टाटा की टाइटन घड़ी आ गई। 1980 के दशक में टाटा की टाइटन आ गई। आज HMT बिल्कुल गायब हो गई है, लेकिन टाइटन अभी भी चल रही है। टाइटन देखा ना, वॉचेस अभी भी ऐड आते हैं। इसका मतलब वो तकनीक पे काम कर रहे हैं। किसने काम करना बंद कर दिया? HMT। इसका अंतर समझ में आता है? HMT सरकारी थी, सरकार को चिंता थोड़ी ना होती है, जो चल रहा है ठीक है। टाटा की क्या थी? प्राइवेट। टाटा ने क्या किया? विदेशों में जाके कौन सी कंपनी बढ़िया, कैसे क्या करना है। HMT एक बार लग गए, उसके बाद सब नालायक हो जाते हैं, कोई काम नहीं करता। तभी देखो सरकारी चीजें बंद हो गई। HMT के ट्रैक्टर तो बंद हो गए, लेकिन ये जो UD नंदा का था, एस्कॉर्ट्स, आइसर पे जो पैसा लगा, वो तो वैसे का वैसा है, वो तो रोज बढ़ ही रहा होगा। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए नई नई तकनीक लाती है, इंजीनियर्स के ऊपर पैसा लगाती है। सरकारी कंपनी खुल गई, फिर चाहे वो कहीं, तुम अपने आप देखो, मोबाइल का बिजनेस तो तुम्हारे सामने का है। BSNL का किस किसने कनेक्शन लिया है? इक्का दुक्का कोई मिलेगा, कितनी, चाहे वो कितनी अच्छी सर्विस दे दें, लेकिन हमें लगता है कि नहीं यार BSNL में मजा नहीं है, सब भागते हैं प्राइवेट सेक्टर। ऐसा ही इनके साथ हुआ। लिख लो टाइटन आ गई। तो किस सन में हमारी HMT खात्मे की तरफ चल पड़ी? 80 के बाद। उसके बाद धीरे धीरे बंद, कब बंद हो गई ये पूरी तरह? 2016 में। ठीक है, अंबाला का टॉपिक पूरा हुआ। रोहतक को समझा देती हूँ, कल पढ़ लेंगे फिर इसको किताब से, ताकि हमें कल फिर टाइम मिल जाए। क्या लिखा है अगला टॉपिक? रोहतक। हरियाणा में पहली बार एक CM 10 साल, ये दूसरा भी 10 साल हो जाएंगे अब, ठीक ठाक रहा तो, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक आदमी था, लगातार 10 साल चला। कौन था? हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 10 साल से भी ज्यादा राज किया है हरियाणा में लोगों ने CM की कुर्सी पर, लेकिन वो किश्तों में है, कभी 4 साल, कभी 1 साल, कभी 2 साल, कभी 5 साल। हुड्डा पहला आदमी था जो लगातार टिका रहा इस कुर्सी पर। अब दूसरा नाम मनोहर लाल खट्टर का भी इसमें शामिल हो गया। रोहतक के एरिया का पूरा जीर्णोद्धार कर दिया था इस आदमी ने। रोहतक के आसपास पहले इतना एडवांस थोड़ी ना था। आज तुम रोहतक जाओ, कितनी बढ़िया कनेक्टिविटी है चारों तरफ, शहर के चारों तरफ की सड़कों की वो देखो कितनी बढ़िया है। पूरे शहर का देख के दिखता है। जैसे कई बार इन पे ब्लेम लगा कि इन्होंने अपने CM के टाइम के दौरान जितना डेवलपमेंट किया वो लिमिटेड अपने आसपास के एरियाज का किया, चाहे कुछ भी किया। मेरा तो ये मानना है कि जहाँ का जो मंत्री हो वो चाहे अपने अपने एरिया का विकास कर ले, उतना भी तो कर ले। अब हरियाणा जैसे एरियाज का क्या करे? यहाँ दूर नहीं जाते, मैं सोनीपत की बात करती हूँ। सोनीपत में जैसे बारिश होती है, ये अपने बाहर निकलते ही थोड़ा, और सेक्टर की हालत देखना। ये तो सोचो कि चलो ये तो एडवांस्ड एरिया नहीं है, सेक्टर तो सबसे शहर का बढ़िया पॉश इलाका माना जाता है। सेक्टर 14, जहां खुद आपके कभी कैबिनेट मंत्री के पद पे रह चुके लोग भी रहते हैं, MP रहते हैं आपके, उस सेक्टर की कोठियां बनी हुई हैं। वहां एक हल्की सी बारिश के बाद इतना ब्लॉकेज है पानी का कि वहां गाड़ी ऐसा लगता है तैरती हैं, चलती दिखती नहीं है। सच में इतनी बुरी हालत। तो जो लोग ये ब्लेम लगाते हैं ना कि अपने इलाके
का विकास किया। शर्म तो उनको आनी चाहिए जो उस पद पे भी रह गए और अपने इलाके का विकास भी नहीं किया। और तो कुछ क्या किया होगा, कितना खाया होगा ये सोचो इन्होंने कि इनसे अपने एरिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये जो कहते हैं इस तरह की बातें, आज सीएम कहाँ का है? करनाल का। करनाल के आसपास की तस्वीर उनको बदल लेनी चाहिए थी, चाहे कोई ब्लेम लगाता रहे। अगर मिनिस्ट्री अपने टाइम में अपनी डेवलपमेंट एरिया की कर दे तो सब एरिया के मिनिस्टर कभी ना कभी बने होंगे, वो अपने शहर को चमका के चले गए होते। ये बेहद शर्म की बात है कि कैबिनेट मिनिस्ट्री में इतना पैसा आता है, इतने फंड्स आते हैं, तब भी अगर उस कैबिनेट मंत्री का एरिया पिछड़ा हुआ है तो इसका मतलब लोगों ने बेवकूफ़ी की उसको मंत्रालय तक पहुंचा के, उसको उतना आगे तक पहुंचाना ही नहीं चाहिए था। जो रोहतक है इसके आसपास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पूरे चांसेस हैं, कारण इसके आसपास का एरिया इतना ज़्यादा लुभावना है कि कोई भी विदेशी आके अपना पैसा यहाँ लगा सकता है। पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें तो एक ज़माने में, अब तो चलो किसने नाम ले लिया, अब सोनीपत बढ़ गया, क्योंकि सोनीपत में ये ओपी जिंदल ने बहुत नाम कमाया। दुनिया, तुम वर्ल्ड लेवल पे अगर चेक करोगे ना, नंबर 1 लॉ की यूनिवर्सिटीज़ में तो ये नंबर 1 कहलाती है। कुछ भी कहें, चाहे यहाँ सोनीपत का एक आदमी ना पढ़ता हो, लेकिन पहचान तो सोनीपत की है। ऐसे ही अशोका यूनिवर्सिटी, साउथ इंडिया का एक बहुत पैसे वाला ग्रुप, जहाँ बहुत महंगी फीस है, दुनिया भर के बच्चे आके विदेशों से वहाँ पढ़ रहे हैं। तो आज अगर एजुकेशन की बात करें तो कौन लीड में आ गया? सोनीपत। पर सोनीपत से पहले आपके यहाँ लीड किसके पास थी? रोहतक। इसमें ढेरों इंस्टीट्यूट से, हरियाणा की MDU 1976 में, इसके अलावा स्टेट लेवल के ढेरों हम लिखेंगे वो सारे, कोई विजुअल आर्ट्स पे काम करता है, कोई आर्किटेक्चर पे काम करता है, कोई फाइन आर्ट्स पे काम करता है। सिर्फ आपके राज्य स्तर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ जो कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। तो कहाँ बनाए गए ये सारे? रोहतक में। रोहतक में पढ़ाई लिखाई के नाम पे देश के सबसे बड़े IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ से पास आउट करने का मतलब ही है कि आप में बहुत ज़्यादा लायकियत है, क्योंकि इसकी एंट्री बहुत टफ होती है। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि लगातार पढ़ाई लिखाई में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में किसने लीड ली थी। इसके अलावा अगर बात करें राजनीति की, तो जितने आपके राजनेता आज तक हुए हैं, आप देखना उनमें से मैक्सिमम लोगों ने रोहतक के आसपास की बेल्ट पे या तो वो संबंधित रहे हैं या काम किया है। रोहतक में ही पड़ता है महम, जहाँ वो कौन सा चबूतरा था? चौबीसी, जहाँ 24 गांव की एक ज़माने में पंचायत बैठती थी। और चाहे कोई चौधरी देवीलाल जी रहे हों, चाहे कोई हुड्डा रहे हों, चाहे कोई भी रहा हो, अब थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया क्योंकि करनाल की तरफ की बेल्ट में सिख कम्युनिटी ज़्यादा है। अदरवाइज जब आपके CM चाहे बेरी झज्जर के थे और चाहे रोहतक के आसपास के, सब लोग आके अपनी शुरुआत यहाँ आशीर्वाद लेके करते थे कि अगर 24 चबूतरे पे पहली आपने एक तरह से हाजिरी नहीं लगाई ना, तो आपका राजनीति में करियर बहुत अच्छा नहीं बनना है। तो इन सबसे दिखता है कि रोहतक हर चीज़ में आगे रहा होगा। कल इसको पढ़ लेंगे।